हेलो एम्बाइवर्स, मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट एंड वेलकम ऑन एम्बाइब। कैसे हैं आप सभी? हाउ यू ऑल? इन टुडेस क्लास आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर द सेशन ऑन काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। तो मजा आने वाला है बच्चों आज के इस सेशन में, क्योंकि आज हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स का। हम लीनियर मोशन के साथ कंपैरिजन करके सीखेंगे कि कैसे हमने अभी तक जो मैकेनिक्स पढ़ा है, हाउ इट कैन बी अप्लाइड एज इट इज इन रोटेशनल डायनामिक्स। तो हम रोटेशनल डायनामिक्स से अलग से मैकेनिक्स नहीं पढ़ते, रोटेशनल डायनामिक्स के बेसिक्स पढ़ते हैं, और हमने जो ऑलरेडी मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है उसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं बाई रिप्लेसिंग सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो आज मजा आने वाला है आप सभी को आज के इस सेशन में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस क्लास। हाय सुमिति, हाउ यू बेटा, कैसे हैं आप? हाउ यू ऑल? मजा आने वाला है इन टुडेस क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अमेजिंग सेशन ऑन रोटेशनल डायनामिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। इन दोनों में काफी डिफरेंस है, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन चलिए शुरू करते हैं उसके पहले मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट। It's been more than 7 years now that I've been teaching physics for class 9, 10, 11, 12 JEE NEET students, and now I'm here to make you guys fall in love with this subject. Are you guys ready for it? हम अभी काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हम ये सारे के सारे कंसेप्ट्स को कवर अप करेंगे। वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस कंसेप्ट्स, ओके। चलिए, लास्ट क्लास में आप सभी को पता है वी एक्सटेंसिवली अंडरस्टूड एंड प्रैक्टिस्ड परपेंडिकुलर एक्सेस थियरम एंड पैरेलल एक्सेस थियरम, राइट। हमने उसके एप्लीकेशन भी किए थे। आई गेव यू होमवर्क एज वेल, तो आई एक्सपेक्ट कि आप सभी ने तो किया ही होगा, राइट? किया है ना? आई नो ऑल ऑफ यू, यू मस्ट हैव डन दैट। तो आज के इस सेशन में हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं विद द टॉपिक कॉल्ड एज काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है? काइनेटिक्स, एनीथिंग दैट इज relation with cause of motion is called as kinetics. Kinematics, anything that is about the state of motion is called as kinetics. Kinematics. So kinematics motion की स्टडी को कहते हैं, काइनेटिक्स मोशन के कॉज की स्टडी को कहते हैं। लाइक फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, सो दैट इज द काइनेटिक्स। energies, these are the causes of motion. Work done, it is the cause of motion. Torque, it is the cause of motion. So all these things come into kinetics. Kinematics, speed, velocity, acceleration, displacement, ये सब कुछ, states of motion, uniform motion, non-uniform motion, all these things are actually a part of kinematics. क्या आप सभी को ये डिफरेंस क्लियर है बेटा? Is this clear? Is this clear? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी को कुछ कुछ बेसिक टर्म्स तो पता ही है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एस बार इज इक्वल टू थीटा बार क्रॉस आर बार। ये हमने पढ़ा था। लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल इस पोजीशन पे है, उसका सेंटर ये है, सेंटर से लेके उस पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस है आर, वो ये रहा, जिसको हम पोजीशन वेक्टर आर बार भी बुला सकते हैं। आफ्टर सम टाइम टी, particle reaches to this particular point, or let's say particle reaches to this particular point, okay? तो ये पॉइंट पे पार्टिकल पहुंच जाएगा, तो ये आर बार वेक्टर जो है वो भी यहां पहुंच गया ना, इतना एंगल ट्रैवल करके, थीटा एंगल ट्रैवल करके। दिस एंगल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड बात यहाँ पे ये है कि इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक जॉइन करता हुआ जो स्ट्रेट लाइन होता है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा, भूलिएगा मत। एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। और उसके बाद हमने लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के बीच के रिलेशनशिप भी जानी थी, वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ये सब हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। एंड एक्सेलरेशन के लिए भी हमने रिलेशनशिप जानी थी, ए बार इज इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस आर बार, ठीक है? तो तीन रिलेशनशिप्स हैं, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस बार
लीनियर वेलोसिटी v बार, लीनियर एक्सेलरेशन a बार। बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बार, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बार। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ये होता है क्रॉस आर बार। क्रॉस आर बार मतलब कि आर बार गेट्स मल्टीप्लाइड विद एंगुलर टर्म एंड इट गिव्स यू लीनियर टर्म। ये लीनियर टर्म्स है, ये एंगुलर टर्म्स है, इन दोनों के बीच का संबंध ये रहा। ठीक है, अब आप इसी रिलेशनशिप को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन सिंपली डू इज, जैसे आपके लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी तरह एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन रेडियंस। यस यस यस। देन जिस तरह हमारे लीनियर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर होता है, एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है। लीनियर वेलोसिटी का यूनिट इज कौन? इट इज रेडियन, सॉरी इट इज मीटर पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट इज रेडियंस पर सेकेंड। देन जिस तरह लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन होता है a बार एक्सेलरेशन, इसी तरह एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, कम ऑन प्लीज टेल मी, कम ऑन, होता है वो अल्फा बार। तो लीनियर एक्सेलरेशन का यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट इज रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो आई होप आप अभी ये चीज को समझ चुके हैं। हियर वी गो, आप यहां पे देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में, displacement will be replaced by angular displacement, s will be replaced by theta, v will be replaced by omega, a will be replaced by alpha and all the units। तो एक सिंपल सा एग्जांपल भी अगर मैं आपको दूं तो आपको पता है ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, राइट। दिस आर द थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस, दिस इज vt इक्वेशन, दिस इज st इक्वेशन, दिस इज vs इक्वेशन, राइट। आई होप आप सभी को समझा ये चीज। अब हम बात करते हैं यहां पे वेलोसिटी v विल बी रिप्लेस बाय ओमेगा। तो ये u भी तो वेलोसिटी है, तो एक काम करो u की जगह ओमेगा नॉट कर दो। t यहां पे a विल बी रिप्लेस बाय अल्फा। फ्रॉम दिस थ्री थिंग्स t विल रिमेन t। तो ये इक्वेशन जो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी थी वो हो गई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। समझा ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हुई? सिमिलर बेसिस पे s विल बी रिप्लेस्ड बाय थीटा, है ना। सिमिलर बेसिस पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। u इंटू टी इज ओमेगा इंटू टी, हाफ ए टी स्क्वायर हाफ अल्फा टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर, 2 a अल्फा s थीटा। I hope you got the कैसे we converted this equation, right? Come on सुमित, समझ में आया ना कैसे हमने equations को convert किया, हाँ कि ना। So ये ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्टरी क्लास जो था रोटेशनल डायनामिक्स का वहां पे ये करा चुका था। बस ये एक रीकैप है ताकि मैं काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों में आपको डिफरेंस भी समझा पाऊं और काइनेमेटिक्स के साथ में आपको काइनेटिक्स की तरफ लेके भी जा पाऊं। अभी आप सभी को पता है कि लीनियर मोशंस जो होता है, जो उसमें पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे 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 ट्रैवल करता है, और एंगुलर मोशन जो होता है या रोटेशनल मोशन जो होता है उसमें पार्टिकल रोटेट करता है। ठीक है, उसमें सॉरी बॉडी रोटेट करती है और पार्टिकल एक्चुअली अलोंग द सर्कुलर पाथ ट्रैवल करता है। अगर एक्सेलरेशन 0 होता है इसका मतलब हम यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं लीनियर में, तब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और s इज इक्वल टू वी टी, ये हमारी इक्वेशन चलती है। एग्जैक्टली सेम चीजें रोटेशनल में भी एप्लीकेबल है, यू जस्ट नीड टू रिप्लेस द टर्म्स, है ना। s will be replaced by theta, u will be replaced by omega and t will remain t। when alpha is 0 तब ये सेम सिचुएशन अराइव होगी। बाकी तो आपको पता ही है कि ये सारी इक्वेशन में s की जगह थीटा रख दीजिए, v की जगह ओमेगा रख दीजिए, e की जगह अल्फा रख दीजिए। सो दिस इक्वेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस इक्वेशन। सो वी आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनी न्यू इक्वेशंस। हमें सिर्फ ये समझना है कि जो हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर डिटेल में ये सारी इक्वेशंस को पढ़ा है उन्हीं को हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड एवरी डैम थिंग दैट वी हैव स्टडीड इन linear motion or in kinematics chapter is as it is applicable in rotational motion, because ultimately it is a motion, every motion is similar, path might be different, कोई सीधा जाएगा कोई ऐसे जाएगा, ये अलग हो सकता है लेकिन है तो मोशन ही ना।
कोई डिस्टेंस ट्रैवल करके मोशन कर रहा है तो कोई एंगल ट्रैवल करके मोशन कर रहा है, बट अल्टीमेटली इट इज अ मोशन। समझ में आ गया। और आपको यह भी पता है कि जिस तरह से लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट s होता है, उस तरह एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। ठीक है, अब जिस तरह मैं इसका डेरिवेटिव्स ले लूंगा डिस्प्लेसमेंट का, तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम वेलोसिटी भी कहते हैं। राइट, यू रिमेंबर दिस ना, कि हम इसे क्या कह सकते हैं बेटा, वेलोसिटी कह सकते हैं, ds/dt। सिमिलर बेसिस पे थीटा का डेरिवेटिव ले लो, डी थीटा, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी। आपको पता है कि अगर आप अभी इसका डेरिवेटिव ले लोगे वेलोसिटी का, तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपके लिए बन जाएगा एक्सेलरेशन, है ना। इसी तरह से आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहां पे भी एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव विल गिव यू एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। लेकिन मैं आपको यहां एक एक और बात बताना चाहता हूं, इसी का एक और बार डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे हम, किसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें, ऑब्वियसली वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंटायर टर्म, तो हम उसी टर्म को यहां रखने की ट्राई करते हैं। समझ में आ गया, ये पूरी टर्म को, तो हम उस टर्म को यहां रखने के लिए ऐसे करेंगे, और यहां ब्रैकेट के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, यहां ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे ds/dt। अभी आप इसको जब आप समझ रहे हो, मैंने वेलोसिटी का डेरिवेटिव लू तो मिलता है एक्सेलरेशन, बट यहाँ dv/dt जो ये इक्वेशन है ना, यहाँ v की वैल्यू ds/dt है, वो यहाँ v की जगह रख दिया तो v की जगह ds/dt दिखा ना। ये ऐसा ही हुआ कि इसका एक और डेरिवेटिव ले रहे हो, जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो इसको लिखा जाता है डेरिवेटिव d2s अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा जाता है बेटा, d2s अपॉन dt स्क्वायर, d2s अपॉन dt स्क्वायर, d2s अपॉन dt स्क्वायर। समझ में आ गया, d2s अपॉन dt स्क्वायर, d2 s एक ही है, और dt स्क्वायर। समझ में आ गया क्यों इस तरह लिखा गया, और इसको 2 ही बोलते क्योंकि दिस इज सेकेंड, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, ये रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर नहीं, ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। समझ में आ गया, तो आप देख सकते हो यहाँ d, ये d d2, s का s, dt और dt स्क्वायर। समझ में आ गया, तो इस तरह से हम लिखते हैं। सिमिलर बेसिस पे आप यहां पर भी लिख सकते हो इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। This all the terms, which all the terms, this all the terms represents the same thing which is called as an acceleration। ये सारी टर्म एंगुलर एक्सेलरेशन ही रिप्रेजेंट कर रही है। समझा कि नहीं समझा, और ये दोनों वेलोसिटी का मीनिंग है और ये दोनों एंगुलर वेलोसिटी। क्या आपको ये याद रहेगा बेटा, दिस माइट बी यूज्ड एट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम, आप इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्लीज 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 टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन, दिस पेज, ये आपको काम आएगा बहुत बहुत बहुत। कम ऑन गाइस, आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस। डन हो जाए मुझे चैट बॉक्स में बताइए सुमिति। डन, ओके कूल। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मेरा काइनेमेटिक्स के रिलेटेड जो भी मुझे आपको बताना था सब मैंने बता दिया। आप एक चीज समझ पा रहे होगे, जो लीनियर मोशन में होता है वही सब रोटेशनल मोशन में होता है, जस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ s बाई थीटा, v बाई ओमेगा, a बाई अल्फा। समझ में आ गया, ओके कूल। चलिए अब हम बढ़ते हैं काइनेटिक्स के ऊपर। काइनेटिक्स इज ऑल अबाउट द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, all the terms which are related to cause of motion। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा है सबसे पहला टर्म which is what we call it as momentum। तो अब बोलोगे सर मोमेंटम हमने पढ़ा है, उसके पहले फोर्स आता है। नहीं यार,
न्यूटन का सेकेंड लॉ फोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए मोमेंटम यूज करता है. फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. डू यू रिमेंबर दैट? तो मोमेंटम इज द वेरी फर्स्ट टर्म विच वी स्टार्ट इन काइनेमेटिक्स. आप देखो, आपका एकेडमिक फ्लो ही तो देखिए. सबसे पहले आप काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ते हो, फिर आप एनएलएम चैप्टर पढ़ते हो. एनएलएम में सबसे पहले मोमेंटम समझा जाता है. मोमेंटम के बाद एनएलएम में सबसे पहले इनर्शिया समझाया जाता है. इनर्शिया के बाद मोमेंटम समझा जाता है. फिर आपको फोर्स का डेफिनेशन मिलता है. देन यू गेट द फोर्स. फोर्स मिला तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन मिल जाता है. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क मिल जाता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? फिर आप एनर्जीज ये सब पढ़ना चालू करते हो. सबसे पहले आता है मोमेंटम. मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे आप मास इनटू वेलोसिटी से लिख सकते हैं. मोमेंटम इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय पी, लेटर पी. मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट होता है? लेटर पी से. velocity, since velocity is the vector quantity, momentum is also a vector quantity, right? Momentum is also a vector quantity. याद रहेगा, momentum is also a vector quantity. Please remember this. Cool. अब हम बढ़ेंगे इसे थोड़ा आगे. We will go ahead. Momentum is a vector quantity which is mass times velocity. जो velocity का direction होगा, that same direction will be acquired by momentum. Momentum simply represents how much linear motion is inside the body. Body के अंदर कितना linear motion भरा हुआ है, ये हमें बताता है momentum. Momentum का मतलब ही होता है कितना motion है. ज्यादा वेलोसिटी, ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा मोशन भरा है बॉडी में. कम वेलोसिटी, कम मोमेंटम, कम मोशन भरा हुआ है बॉडी में. तो दिस इज सिंपली अ थिंग जो आपको मैं समझाना चाहता था. आई होप आप सभी को समझा, राइट? कूल, समझ में आया? चलिए लेट्स गो अहेड. अब हम बढ़ेंगे आगे. मोमेंटम का यूनिट होता है वैसे तो मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड. केजी मीटर पर सेकंड इज द सिंपली यूनिट ऑफ मोमेंटम. ठीक है, ये आपको समझाना. अब हम बढ़ते हैं आगे. जिस तरह लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी होता है एल बार. ठीक है, एल बार इज द एंगुलर मोमेंटम. वी विल नीड टू रिमेंबर दिस. एल बार इज द एंगुलर मोमेंटम. इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम. और ये एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप भी है. एंगुलर मोमेंटम का एक और नाम बताऊं आपको. एंगुलर मोमेंटम को बोला जाता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद रखिए इस चीज को. ठीक है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ का मतलब होता है multiply by perpendicular distance, and here the perpendicular distances are. linear momentum का मतलब होता है, चलो मैं आपको ऐसे तरह से लिखता हूं. मोमेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर बार से मल्टीप्लाई कर देना. लीनियर मोमेंटम तो आपको पता ही है, जिसे हम पी बार कहते हैं, तो पी बार. तो ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम एल बार का फॉर्मूला. एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार. आई होप ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको समझा. ये उसके डेफिनेशन में ही है. मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट. लीनियर मोमेंटम में टर्निंग इफेक्ट डाल दो, इट बिकम्स एंगुलर मोमेंटम. तो टर्निंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे मैथमेटिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू दैट मोशन इज व्हाट वी कॉल इट एज एंगुलर मोमेंटम. है ना, आप दरवाजे को ऐसे सीधा खींचते हो, लेकिन वो दरवाजे के साथ में आप ऐसे खींच रहे हो, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है एक्सेस से, इसीलिए वो दरवाजा ऐसा रोटेट हुआ. तो whenever there is a turning effect, there must be a perpendicular distance from fixed position. समझा कि नहीं समझा? आई होप आप सभी को ये चीज समझिए. ठीक है, नाउ विल गो अहेड. एंगुलर मोमेंटम मैंने जैसे आपको बताया, हमारे पास में यहाँ एंगुलर मोमेंटम है. जो मोमेंटम आपको समझ रहा है कि हम ट्रांसलेशनल के टर्म में भी लिख सकते हैं और नॉर्मल उस टर्म में भी लिख सकते हैं. मैं आपको अभी के लिए, मेरे पीछे एक फॉर्मूला है, मैं रिवील नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पहले उसका आई होप का आपको ये रिलेशनशिप समझिए ना, बाकी तो मैं आपको यहाँ पे सब समझा दूंगा, डोंट वरी. इसी तरह से मुझे एक और टर्म आपको समझानी है, विच इज व्हाट वी कॉल इट एज टॉर्क. ठीक है, सबसे पहले जिस तरह से
जिस तरह से लीनियर मोशन में पहली टर्म अपने मोमेंटम पढ़ी थी, इसी तरह एंगुलर मोशन में आपको एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है। फिर जिस तरह से आपने फोर्स पढ़ा था, अगर किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो पार्टिकल ऐसे ऐसे आगे 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 जाएगा, लीनियर मोशन करेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? इसी तरह फोर्स का फॉर्मूला हमने मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लिया था, ठीक है, जो भी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी द सेम डायरेक्शन इज गिवन टू फोर्स। लेकिन इस बॉडी को अगर आपको रोटेट करना है तो आपको उसको टॉर्क देना पड़ता है। यू शुड नो दिस, राइट? तो उसको टॉर्क दोगे ना, तब आपको एंगुलर मोशन क्रिएट होके मिलेगा। समझ में आ गया? टॉर्क देना पड़ेगा। जिस तरह फोर्स लगता है किसी चीज को आगे खींचने के लिए, किसी चीज को लीनियर मोशन कराने के लिए, उसी तरह टॉर्क लगता है किसी चीज को रोटेट कराने के लिए, टॉर्क। इसका दूसरा नाम ही है मोमेंट ऑफ फोर्स। समझा कि नहीं समझा? इसका दूसरा नाम ही है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क विच सिंपली रिप्रेजेंट्स मोमेंट ऑफ फोर्स। अब आप जरा ध्यान से इसमें देखोगे, मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज टॉर्क। समझा? अब मोमेंट का जब भी मोमेंट दिख जाए ना, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आर होता है, और वेक्टोरिकली मैं उसको आर बार लिख रहा हूं, ऑफ व्हाट? फोर्स। तो यहां एफ बार, आर बार क्रॉस एफ बार, यही है आपका टॉर्क। टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ, ये सिंबल का नाम है टाउ, टाउ बार, ये भी वेक्टर क्वांटिटी इसलिए। तो टाउ बार इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। आई होप आप सभी को समझा। जिस तरह से लीनियर मोशन क्रिएट करने के लिए आपको फोर्स देना पड़ता है, उसी तरह से एंगुलर मोशन क्रिएट करने के लिए, यानी किसी चीज को टर्न करने के लिए, किसी चीज को रोटेट करने के लिए आपको देना पड़ता है टॉर्क। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। अब आप इस चीज को भूलिएगा मत। और फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर बिकम्स द यूनिट फॉर टॉर्क। ठीक है? यूनिट की बात तो आपको इजीली समझती है। इसी तरह से यहां देखो, मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, और ये आर का यूनिट मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है? ये आपको यूनिट याद रखना है। बाकी तो आई होप कि आप सभी को ये समझ चुका है कि टॉर्क और मोमेंटम क्या होता है। टॉर्क का मतलब होता है अनिकेता, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। तो वेन एवर देयर इज अ मोमेंट ऑफ समथिंग, मल्टीप्लाई बाय आर बार। समझ में आ गया? इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो ना, दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट मोमेंट। मोमेंट मीन्स टर्निंग इफेक्ट। Inertia in linear motion becomes moment of inertia in angular motion, turning effect of inertia. Momentum in linear motion becomes moment of linear momentum in angular motion, which is angular momentum. Force in linear motion becomes moment of force in angular motion, which becomes torque. हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी। ठीक है? अब मैंने आपको जो मुझे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपको समझाने थे वो मैंने समझा दिए हैं। नाउ वी विल गो टू काइनेटिक्स। उसके पहले आपको ये एक चीज समझनी है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट का मतलब टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट किसको दोगे? जो चीज को रोटेट करना होगा। इनर्शिया मतलब, इनर्शिया का मतलब क्या है? बोलो। इनर्शिया का मतलब है अपोजिशन टू द मोशन। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसीलिए आप याद करिए, तो मास इनटू मोमेंट करने के लिए आपने मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया था, बट यहां पे स्क्वायर था। स्क्वायर क्यों था वो मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में पढ़ाया था। प्लीज उस सेशन को भी आप जरा देखिएगा। अब जिस तरह से लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट थी, तो एंगुलर मोशन में, यहां नहीं यहां लिखते हम, जिस तरह लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट थी, तो एंगुलर मोशन में आपने उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना दी। जिस तरह लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी थी, सॉरी लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी थी, तो यहां एंगुलर वेलोसिटी हो गई। जिस तरह लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन था, तो यहां एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। इसी तरह से लीनियर मोशन में जहां जहां मास होता है ना,
mass into velocity, mass into acceleration, whatever, wherever there is a mass, it will be replaced by moment of inertia now onwards in this chapter. Because in linear motion, mass represents inertia. Inertia mass का एक प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा था. इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मूव ऑन इट्स ओन और टू चेंज द स्टेट ऑन इट्स ओन. आप देखो, अगर कोई एक नॉन लिविंग चीज है, जैसे आई टेक दिस एज एन एग्जांपल, ये नॉन लिविंग चीज है, क्या ये अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देगा क्या? नो, इट विल नेवर परफॉर्म एनी काइंड ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन. Why? Because it is a non-living thing. It will move only and only whenever there is an external force applied on it. अगर ये खुद ब खुद मूव कर लेता तो नॉन लिविंग और लिविंग में फर्क ही क्या होता? आप किसको लिविंग बोलते, किसको नॉन लिविंग बोलते? दुनिया कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना. सो बात ये है कि जिस तरह लीनियर मोशन में मास होता है, उसी तरह एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. Moment of inertia plays the same role in rotational motion as played by mass in linear motion. ये शब्दों को गांठ बांध के रखो कि moment of inertia plays the same role in rotational motion as mass in linear motion. The moment of inertia of rotational moment of inertia is kind of inertia only, but rotational inertia. जिस तरह से ये बॉडी खुद ब खुद आगे पीछे ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकती, इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल फोर्स, उसी तरह से कोई भी बॉडी अपने आप रोटेट नहीं कर सकती. इवन दैट बॉडी रिक्वायर्स टॉर्क. फोर्स नहीं, टॉर्क लगता है घूमने के लिए. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगता है घूमने के लिए. सोचो, आप दरवाजे को खोलते हो तो फोर्स तो लगाते हो, दरवाजे को बंद करते हो तो फोर्स लगाते हो, लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक्सेस होता है ना, दरवाजे के एक्सेस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फिर आप यहां फोर्स लगाते हो, ऐसे खींचते हो, आप पुल करते हो, पुश करते हो, है ना. आप कभी ट्राई करो, जहां दरवाजे की हिंज है वहीं पे जाके धक्का मारने की, दरवाजा हिलेगा भी नहीं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम ऑन, प्लीज टेल मी. जस्ट लाइक फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, टॉर्क प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलरेशन. फोर्स एंड टॉर्क आर एनालॉगस क्वांटिटी. सिमिलर बेसिस पे मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर आल्सो एनालॉगस. जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह लीनियर मोशन में मास होता है, एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. जिस तरह लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, उसी तरह एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. जिस तरह लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, उसी तरह एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है. जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स होता है, उसी तरह एंगुलर मोशन में टॉर्क होता है. समझ में आ गया ना? तो मैं आपको एक्चुअली मैं आज कोई नया कंसेप्ट सिखा ही नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि जितना भी आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है वो सब कुछ इस चैप्टर में एप्लीकेबल है. जस्ट चेंज द टर्म्स, नाम चेंज कर दीजिए. समझ में आ गया? जिस तरह से मास होता है लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए. फिर जैसे काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर होता है, लीनियर मोशन में कोई भी पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर. हाफ रिमेन्स हाफ, m replaces by I, m gets replaced by I, mass is replaced by moment of inertia, velocity will be replaced by angular velocity. Simple, done. Half mv square is the linear kinetic energy, half I omega square is the rotational kinetic energy. I hope you got this right. Similarly, जिस तरह से momentum, जिस तरह there is a linear momentum is represented by p bar, which is mass times velocity, उस तरह angular momentum which is represented by L bar is mass का replacement is I, v का replacement is omega. तो यहां p bar is m v bar, यहां L bar is I omega bar. समझा ना? सिंपल है. देन जिस तरह से ये आपको समझ चुका, बराबर है. जिस तरह से फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन लीनियर मोशन, उसी तरह टॉर्क प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन. फोर्स इज F bar is equal to m a bar. Torque is force is F bar is equal to m a bar. Torque is I times alpha. M replaced by I, A replaced by alpha. आपको पता है ये चीज, राइट? और force will become torque. Work done by force is equal to what? Come on, please tell me.
वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार, है ना। तो वर्क डन बाय टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, तो एफ विल बी रिप्लेस्ड बाय टॉर्क। एस बार इज डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना, पावर इज force into velocity. F bar will be replaced by torque, velocity will be replaced by angular velocity. So I hope कि आप समझ चुके हो कि ये वहां पे हम कुछ नया पढ़ ही नहीं रहे। अगर मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है तो आप जो भी चीज आप लीनियर मोशन में करते थे आप एंगुलर मोशन में कर सकते हो। यू हैव न्यू सेट ऑफ फॉर्मूला ओवर हियर, आप इसे याद रख सकते हो। याद नहीं भी रहेगा तो आप इसमें से इसको बना सकते हो। जस्ट रिप्लेस द टर्म्स। समझ में आ चुका? आई होप आपको समझा, हाँ कि ना? कम ऑन प्लीज टेल मी। याद रहेगा? इसी तरह से आप लीनियर मोशन में पावर होता है जिस तरह से फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो मैंने आपको यही समझाने की ट्राई की कि एंगुलर मोशन में जो पावर होगा वो होगा फोर्स की जगह टॉर्क और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। ये आपको फॉर्मूले से मैंने मैथमेटिकली तो बता दिया। अब देखिए यहां पे अगर आपको इस चीज को रोटेट करना है तो ये रोटेट करेगा तो इट विल डू सम वर्क बाय टॉर्क, है ना। ये रोटेट कैसे करेगा? इट विल बी अप्लाइड दिस काइंड ऑफ फोर्स ओवर हियर, ताकि ये रोटेट कर जाए। रोटेट करेगा तो इट विल डू सम वर्क डन, वर्क डन करेगा तो आप उसको समझ सकते हो कि एनर्जी उसकी कहीं ना कहीं तो यूज हो रही है। तो वो पावर भी तो होगा ना, कितना वर्क डन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और पावर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो आपने बस उसी चीज को यहाँ पे मेंटेन कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये टॉर्क इनटू ओमेगा बार, ये आप इस तरह से बोल सकते हो। या आप सिंपली जिस तरह से वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन को मैंने फॉर्मूला आपको बताया ना, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर वर्क डन इज व्हाट? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको आप डेरिवेटिव ले लीजिए, अल्टीमेटली यू विल गेट दिस। वर्क डन का टॉर्क इज पावर, वर्क डन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज पावर, बिकॉज दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विच इज ऑब्वियसली पावर। यहाँ पे आपको टॉर्क रिमेन्स टॉर्क, the derivative of linear displacement is linear, derivative of angular displacement is angular velocity. It is as simple as that. समझ में आ गया? आपको अभी जितने फॉर्मूले बनाने यार बना सकते हो आप। समझ में आ गया कि नहीं? So this is how we just keep on converting the formula. आप ये चीज जहां जहां m था वहां i रख दीजिए, जहां जहां s था वहां थीटा रख दीजिए, जहां जहां v था वहां ओमेगा रख दीजिए, जहां जहां a था वहां अल्फा रख दीजिए, जहां जहां f था वहां टॉर्क रख दीजिए, जहां जहां p था वहां P मतलब मोमेंटम था वहां L रख दीजिए। समझ में आ गया? इन वेक्टर टर्म्स इफ यू वांट। और अगर आपको ये समझ चुका है तो मैं आपको ये दोनों के एक एक फॉर्मूले और बताना चाहूंगा। आपको मैंने अभी बताया था एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला जो लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेशनशिप है। जिस तरह से इनके बीच में रिलेशनशिप है ना, S इज इक्वल टू आर थीटा, या फिर मैं वेक्टोरिकली बताऊं तो S बार इज इक्वल टू थीटा बार क्रॉस आर बार। जिस तरह से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है V बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। जिस तरह इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है A बार इज इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस आर बार। ठीक है? उसी तरह से लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बीच में भी रिलेशनशिप है। L बार इज इक्वल टू कमॉन आर बार क्रॉस, यहां पे पहले आर बार आएगा और फिर पी बार आएगा। इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप मैंने आपको बताई, पी बार और एल बार के बीच में। इस तरह टॉर्क और फोर्स के बीच की भी रिलेशनशिप है, टाउ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। समझ में आ गया? ये इनके बीच में रिलेशनशिप तो होगी। देयर आर लीनियर टर्म्स, देयर आर एंगुलर टर्म्स, बोथ विल डेफिनेटली हैव सम रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि एवरी एंगुलर मोशन और लेट्स से सर्कुलर मोशन इज द स्मॉल बेबी स्टेप में वो होता है उसका लीनियर मोशन। अगर मैंने आपको सिखाया है, आपने याद रखा होगा, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये स्ट्रेट लाइन में मूव किया, फिर वापस ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन में, फिर ऐसे 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 ऐसे। आप समझ रहे हो कि नहीं? ये सर्कल घूम रहा है। दिस इज परफॉर्मिंग अ सर्कल। आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो यार, सर्कल इज द लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सारे स्ट्रेट लाइन छोटी छोटी जोड़ दो, सर्कल बन जाता है। मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया भी था कि रोटेशनल मोशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। सर्कुलर मोशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन में आप आगे आगे बढ़ते जाते हो, एंड अल्टीमेटली व्हाट यू सी ओवरऑल पिक्चर इज एज सर्कुलर मोशन। और कभी भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके हर एक पार्टिकल तो देखो सर्कल ही तो कर रहा है। मैं रोटेट कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं यहां पे मेरा हाथ और ये पेन रख रहा हूं तो ये पेन देखो ये इस तरह से यहां आई ना, ये तो उसके लिए सर्कल है।
ऐसे रोटेट क्या कर रहा है, अगर मैं ऐसे करता तो ये रोटेट हो रहा है, लेकिन ये ऐसे हो रहा है तो सर्कल हो रहा है। समझ में आ गया? एवरी रोटेशनल मोशन इंक्लूड सर्कुलर मोशन एंड एवरी सर्कुलर मोशन इज द सम ऑफ स्मॉल स्मॉल लीनियर मोशन। समझा ना? इसीलिए सबके बीच में रिलेशनशिप है, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग देम। ओके, चलो, देयर इज अ क्विज फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, आपको समझेगा किस तरह से क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हैं, कंसेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। डन? Should I help you out? Force of 10 Newton, perpendicular distance of 2 meter, torque is equal to, आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको नॉर्मल वैल्यू ही चाहिए सिर्फ, सिंपल। बोलो 10 इंटू 2 20। मैथमेटिकल क्वेश्चन था एक्चुअली, फिजिक्स का सवाल भी नहीं बना ये तो, है ना? राज समझ में आया? सुमिति, संबोध, आई होप यू गॉट दिस राइट। चलिए, अब देर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, देर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ये रहा, वर्क डन ऑन स्टीयरिंग व्हील बाय पर्सन इज 30 जूल, वर्क डन इज 30 जूल, फाइंड द एंगल थ्रू विच द स्टीयरिंग व्हील रोटेट्स इफ द टॉर्क इज दिस टाउ। टॉर्क भी दिया हुआ है, टॉर्क और वर्क डन के बीच का रिलेशनशिप ढूंढ लेना, आपको आंसर आ जाएगा। कम ऑन, कितना एंगल है वो आपको बताना है, कम ऑन। इट्स सिंपल बेटा। वेरी नाइस संबोध, करेक्ट आंसर इज 3 रेडियंस। कैसे निकाला बेटा? तो आपने सबसे पहले यहां पे ये चीज ऑब्जर्व की थी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, है कि नहीं? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि रोटेशनल मोशन में वर्क डन इज फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आपको यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी थी, वर्क डन दिया था, टॉर्क दिया था, सिंपल एज दैट। कुछ है क्या इसमें डिफिकल्ट, आप मुझे बताइए। हैं? आई होप कि आप सभी को जो भी मैंने आज के इस क्लास में पढ़ा है ये समझा। दिस इज द काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। जो हमने काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स पढ़ा, ये सब कुछ हम काइनेमेटिक्स चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी सब में पढ़ चुके हैं, बस हम उसे कन्वर्ट करके इस चैप्टर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझा ये, और अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टायर जो होता है वो रोटेट भी करता है, आगे भी जाता है, इसको क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे जरूर चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, आप जरूर इन होमवर्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। ये रहा सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हियर इज अनदर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, 2g/3 है लास्ट ऑप्शन, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सो ये 2 आपके होमवर्क क्वेश्चन है, इन्हें जरूर अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट क्लास इज आई थिंक डे आफ्टर टुमारो, सो जरूर उस क्लास में आइएगा। तब तक हम ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है उसके ऊपर क्विज भी रखने वाला है नेक्स्ट वीक में। अच्छे से प्रिपेयर करिए, काफी सारी टेस्ट दीजिए एमबाइब ऐप पे जाके, क्रिएट योर ओन टेस्ट में, और आप हमारे एमबाइब लेंस ऐप को जरूर ट्राई करें। यहाँ पे आपको सारी चीजें 3D में सीखने मिलेगी, स्कैन करना है और 3D में सीखना शुरू कर देना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको जिसकी लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दी गई है, एंड जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस सेशन ऑन द यूट्यूब, प्लीज 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 आपको हमारा सेशन एमबाइब ऐप पे देखना चाहिए, सो दैट यू गाइज विल गेट चांस टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट आई गिव ड्यूरिंग दिस लाइव क्लास। ठीक है, तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। हम आपका पूरा सिलेबस डिटेल में कराने के लिए यहाँ मेहनत करते हैं। और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड बीइंग हियर टिल द एंड। आई होप कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल का भी हिस्सा बन जाएंगे, ताकि आपको हमारे सारे क्लासेस की सारी अपडेट मिले, है ना सुमिति, है ना एवरीवन। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज 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 इस सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.